Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve the answer key for Mathematics KISA 2024 paper. Already I have uploaded video for MCQ. Now I am going to solve the further paper from section A and a few questions from section B. But at the same time, I am going to give you marking scheme for all the questions. जो भी questions मैं solve करूंगी उनकी step wise marking scheme में आपको कितने कितने marks मिलेंगे ये भी मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज final board paper में भी काम में आएगी. So now start with question number 2 part 1 जो कि हमारा trigonometrical identity से है cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1. I have shown you this clipping just to give you a lesson that the show must go on. मैंने पूरी वीडियो शूट करी है, माइक बंद हो गया था और मैं पूरा पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ. Now I am making it again for you. So starting with question number 2 again. Question 2, first part, cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1 is equal to 2 sec square theta. तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, ये आइडेंटिटी है तो हमें दोनों में LHS या RHS हमें एक लेना है. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कभी भी दोनों नहीं लेना. तो मैंने यहाँ पर ये LHS लिया, आप LHS ले और उसको फिर सॉल्व करें, फिर बाद में RHS के इक्वल आएंगे. तो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस 1 और इस स्टेप में क्या आ जाएगा cosec थीटा प्लस 1. और न्यूमरेटर में आपको पता ही है दोनों में cosec थीटा कॉमन है तो हम cosec थीटा को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से ये वाला इस तरफ चला जाएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट cosec थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरफ आ जाएगा. तो cosec थीटा माइनस 1, cosec थीटा कॉमन है ये ऊपर, अंदर हम जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने जब ये यहाँ लिया ये यहाँ लिया, बीच में प्लस का साइन आना है. जब प्लस का साइन लेंगे तो प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स cosec थीटा और cosec थीटा प्लस होंगे तो 2 cosec थीटा हमारे पास एक बार और आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. और हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी है ये, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा. जब भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे आपने लिखना है यहाँ पर कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, या फिर उसको इधर रखे माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर cot आ गया आपके पास और ऊपर क्या आ जाएगा 2 और cosec मल्टीप्लाई होंगे तो 2 cosec स्क्वायर थीटा. अब इनको खोलने का टाइम आ रहा है. 2 इंटू 1 अपॉन cosec का मतलब क्या हो जाता है साइन, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे cot है तो cot मीन्स नीचे cos स्क्वायर थीटा और ऊपर sin स्क्वायर थीटा. तो sin sin गेट कैंसल्ड, और आंसर विल बी 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कि 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और यही हमारी RHS है. फिर लास्ट में हम लिख देंगे hence verified. What is so special about today's video is I am going to show the marking scheme of all the questions. किस स्टेप पे कितने मार्क्स हैं, किस स्टेप पे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने मिलेंगे, ये भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. तो यहाँ पर आपको पहला मार्क कहाँ पर मिलेगा, जहां आपने एक क्रिस क्रॉस करके इसको एलसीएम प्रॉपर ले लिया तो यहाँ पर आपका ये 1 मार्क मिल जाएगा. क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा मार्क मिल रहे हैं और इजी क्वेश्चन मिल गया है. यहाँ पर 1 मार्क आ जाएगा. फिर जब आपका 2 cosec आ गया, ये वाला स्टेप आ गया, आप इस पे तक पहुंच गए तो 1 मार्क और हो जाएगा. 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 मार्क और हो जाएगा. और लास्ट आपको पता ही है कि अगर आपने 1 अपॉन cos को भी सेक लिख दिया तो आप राइट हैंड साइड पे पहुंच गए. तो ये आपकी 4 मार्क्स की पूरी मार्किंग स्कीम है. ऐसे ही मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसकी मार्किंग स्कीम बताऊंगी ताकि आपको फाइनल पेपर के लिए भी आइडिया हो जाएगा. और जो स्टूडेंट किसा पेपर नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी अपने प्री बोर्ड दे चुके हैं या प्री बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम क्या होती है. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सेक्शन ए में ही है तो ये सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं तो आप सबको करने हैं कंपल्सरी क्वेश्चन. तो इसमें कोई चॉइस तो है नहीं कि आप छोड़ सकते हैं, तो आपको करने आने ही चाहिए. इसलिए ये चैप्टर्स जो इस तरफ आ रखे हैं ये आपको वैसे भी करने हैं. पर मैथ्स में कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका ये चैप्टर यहीं आएगा कहीं और नहीं आएगा. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है बैंकिंग से रिलेटेड. मिस्टर मेहता डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ए बैंक. हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बताया गया. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ये गिवन है कि R इज इक्वल टू 8% है. पर एनम एंड मिस्टर मेहता गेट्स रुपीज दिस मच एज अ दिस मच मिल रहा है तो इट मीन्स ये मेच्योरिटी वैल्यू है. तो मेच्योरिटी वैल्यू इज रुपीज
808 and 8 8088 from the bank after 3 years n हमें यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर, इट मीन्स 36 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पता ही नहीं है कि कितनी है, तो हम यहाँ पर उसको पी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस, ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे किया उनको, और फिर उसके अलावा पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर, और नीचे 2, 12 और 100 ये आ जाएगा। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मेच्योरिटी वैल्यू आपको पता है 8088 है, पी कितना हमें नहीं पता, एन पता है हमें, तो 36 इंटू पी को पी ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 इंटू 37, पी है साथ में, इंटू आर रेट कितना है 8% अपॉन 2 एंड 12 एंड 100। पहले देखिए कोई चीज कैंसिल हो रही है तो उसको यहीं से थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि एलसीएम लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 2, 4, 12, 3, 4, 25। Now 37 into 3, 37 into 3 is 111p और डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 है, 36p इक्वल टू, यहाँ पर दोनों प्लस हो रहे हैं, किसके इसका आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 25 आ जाएगा, 25 को 36 करेंगे और प्लस करेंगे इसके अंदर, तो यू विल गेट 1011p इज इक्वल टू 8088। यहाँ से p की वैल्यू को हमने निकालना है, तो हम 8088 को अपनी जगह पे रहने देंगे, इसको लाकर उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 25 और 1011 दिखाई दे ही रहा है आपको, पूरा 8 पे कट रहा है, 25 इंटू 8 मीन्स 200, तो रुपीज 200 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जिनके लिए मिस्टर मेहता जिनके लिए क्वेश्चन है, तो यानी ये 4 मार्क हो गए। अब 4 मार्क कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिलेंगे, मार्किंग स्कीम देखिए इस क्वेश्चन की, आप फॉर्मूला करेक्ट लिखेंगे और सब्स्टिट्यूशन सही रखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट होने के बाद। फिर उसके बाद आपने ये स्टेप कर लिया, करेक्ट कटिंग करने के बाद आप इस वाले स्टेप पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। प्लस करने के बाद आपने ये भी कर लिया और आप इसको इक्वेट कर रहे हैं, 1011 वाले को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 1 मार्क और हो जाएगा, चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या ये स्टेप में भी आ सकता है, और एक आपका फाइनल आंसर करेक्ट होने पे हो जाएगा, तो ये आपका 4 मार्क्स की बाइफिकेशन हो जाएगी। तो मंथली इंस्टॉलमेंट 200 रुपीज की आ गई यहाँ पे। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन 2 में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, सारे 4-4 मार्क्स के हैं, तो 4 इंटू 3 12 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही कैरी कर रहा है, और 15 मार्क्स के एमसीक्यू जो हमने इसकी पहले वाली वीडियो में शो किया है, आपके साथ शेयर भी किया है, तो उसके हैं। अब इसमें डायग्राम आ रहा है, मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है आपके पास। डायग्राम में गिवन फिगर है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर और उसके साथ में सरमाउंटेड बाय अ कोन एंड एट वन एंड एंड हेमिस्फीयर एट अदर एंड। तो यहाँ पर आपके पास कोन आ जाएगा, सॉरी हेमिस्फीयर, एक तरफ हमने हेमिस्फीयर ले लिया, फिर हमारे पास सिलेंडर आ रहा है और सिलेंडर के बाद यहाँ हमारे पास कोन आ गया, और दोनों तरफ हमारे पास ये ऐसे डायमेंशन आ जाएंगे इसकी। अब रेडियस के लिए क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट ये वैल्यू हमें 7 क्वेश्चन में गिवन है, तो 7 है तो मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, और जो हेमिस्फीयर का है वही सिलेंडर का है और वही कोन का भी है। बाकी डायमेंशन हमें दी हुई हैं, ये सिलेंडर की हाइट है, इट मीन 6.5 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट इज गिवन, एंड ओवरऑल पूरी फिगर का जो है ये आ रहा है आपके पास इस सॉलिड का 12.8 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की लेंथ को इंक्लूड करके। तो पहले हमें कोन की हाइट यहाँ से चाहिए, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल में से हम इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12.8 माइनस, आप साइड में लिख के कर सकते हैं, पेपर में भी आप रफ वर्क के लिए कभी ये मत सोचिए कि हमें अलग ही करना है तो अच्छा लगेगा, टीचर को नीट एंड क्लीन पेपर चाहिए, नहीं, आप अपनी आंसर शीट में ही साइड में रफ वर्क लिख के वहीं पर अपनी कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपकी कोई कॉपिंग एरर ना हो, यहाँ से यहाँ उतारने में आपसे गलती नहीं होगी, आप लास्ट पेज पे कहीं और रफ वर्क करते हैं वो नहीं करना, आप वहीं पे कीजिए, इतना बीच में नहीं बट आप साइड में कीजिए, तो आप माइनस करेंगे तो 3 और 6.3 आपके पास आ जाएगा, इट मीन्स कोन की हमारे पास हाइट आ गई 6.3। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, कोन हाइट ऑफ कोन हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाली है तो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन में देना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम निकालनी है आपने सॉलिड की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3 पार्ट्स में निकलेगा। फर्स्ट पार्ट मींस वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया हमारे पास हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 चीजें प्लस करेंगे।
अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, अगर हम टोटल लेते हैं तो हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर सब में सेम है तो हम सिंगल एक ही आर का सिंबल ले सकते हैं। अगर सबके आर अलग अलग होते हैं तो हमें आर के लिए कभी छोटा, कभी आर डैश, कभी बड़ा आर लेना होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब में क्या कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर तो है क्योंकि क्यूब है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो सब में से हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं अंदर क्या रह गया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2/3 आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर रह गया, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, एच रह गया। लेकिन ये एच किसकी है, ये एच जो सेकंड वाला यानी कि सिलेंडर की हाइट है ये। और फिर दूसरे वाले में 1/3 है, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया और एच ये वाली किसकी है, ये कोन के जो अभी हमने माइनस करके निकाले थे। अब यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो अब पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, आर हमारे पास 3.5 है, स्क्वायर है तो हम उसको 2 बार लिख देंगे, 2/3 है, आर को हम 3.5 लिख देंगे। हाइट सिलेंडर की कितनी हमें डायरेक्टली गिवन है 6.5 हो जाएगी, 1/3 हो गई, और हाइट कोन की कितनी है 6.3 है। अब इनको कैलकुलेट करने का टाइम आ गया, डेसिमल को हटाइए, 7 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 और 2 11 तो 3.5 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 38.5 आ जाएगा। अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जो कैंसिल जितना छोटा हम कर सकेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ आपने काटा तो 2.1 आ गया, तो 2.1 आपके पास इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, 2.1 आ जाएगा प्लस 6.5 आ जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 को चाहे आप यहीं से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप इसका पूरे का एलसीएम लीजिए, तो 38.5 आ गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे अंदर के पार्ट का आंसर 7/3 का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 3 भी आ जाएगा, तो नीचे 3 आया और कैलकुलेशन बन जाएगी 32.8 डिवाइडेड बाय 3। और इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1262.8 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर है 420.93। और हमने ये क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमारा सेंटीमीटर के साथ यूनिट बनेगा क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया पूरा। नाउ कमिंग टू द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम में आपके पास कहां पर 1 मार्क मिलेगा, जब आप फॉर्मूला पूरा ऐसे शॉर्टलिस्ट करके सारा फॉर्मूला इसके अंदर डाल देंगे और सबकी वॉल्यूम को करेक्टली डालने के बाद आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसमें डालना और सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले का नहीं होता, फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज को करेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपके पास 1 मार्क आएगा। फिर आप इस स्टेप में आ गए, जब आपने सबका एलसीएम लेके उसको कम कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, आपने जितनी जितनी कैलकुलेशन कर सकते थे कर लिया। फिर लास्ट स्टेप में 32.8 आ गया, यहाँ पर 1 मार्क हो गया, और सबसे लास्ट में हमारा 1 मार्क इसका हो गया। क्योंकि ये सारे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इनमें इजीली आपको 4 मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू a प्लस 2b a माइनस 2b, ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है। इट मींस ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का क्वेश्चन है, और हमने शो क्या करना है, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। आप इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और जब भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगता है अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो आपने लिखना है। इट मींस हमने न्यूमरेटर में भी लगाना है, डिनोमिनेटर में भी लगाना है, और मोर ओवर हमने एलएचएस आरएचएस दोनों पे साइमल्टेनियसली लगाना है। जैसे हम इधर लगाएंगे पहले तो x प्लस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 हो जाएगा। अब सिमिलरली ये स्टेप थोड़ा लेंदी जरूर होता है बट हमें लिखना रहेगा, ये हमने न्यूमरेटर को कॉपी कर देना है, एज इट इज न्यूमरेटर को कॉपी कर दिया, प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी एज इट इज कॉपी कर देना है, तो a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b एज इट इज कॉपी किया, तो प्लस का साइन है तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर को कॉपी कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉपी करना है, यहाँ पर जाकर हमने माइनस करना है, तो माइनस करने में हमारा पहला नंबर जो है ये माइनस का हो जाएगा a प्लस 2b वाला, और दूसरा ऑटोमेटिकली फिर माइनस माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने ठीक लिखा है तो इट मीन आपके पास कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं ये हमने ध्यान से चेक करना है। a माइनस 2b है तो a माइनस 2b और a माइनस 2b एक प्लस का एक माइनस का है। अगर माइनस 2b ऊपर हुआ तो इट मीन नीचे प्लस को चेक कीजिए, तो a प्लस 2b ये है और a प्लस 2b इधर वाला माइनस के साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपके पास ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट न्यूमरेटर में a प्लस 2b, नीचे ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर में a माइनस 2b आ जाएगा। आप 2 को भी कैंसिल कर देंगे तो a प्लस 2b और नीचे a माइनस 2b आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास अभी तक यही है,
लेकिन अब क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट है, हमने इसको भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक लाइन में पूरा लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो क्योंकि स्पेस पूरा नहीं आएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। तो a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा ऊपर, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमने नीचे लगा दिया। इस तरफ जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो इट मीन्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2b एंड देन a माइनस 2b। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर और नीचे में प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस है, हम अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, नीचे फिर न्यूमरेटर पहले ही लिखना है, माइनस डिनोमिनेटर, तो जो पहले प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस 2x जो है वो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ में हमारा a प्लस 2b प्लस ऊपर a माइनस 2b डिनोमिनेटर चला जाएगा, नीचे a प्लस 2b और माइनस a एंड देन प्लस 2b। अब फिर से कुछ चीजें कैंसिल होंगी, कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो माइनस का साइन पहले चेक कीजिए, तो माइनस यहाँ है 2x, तो 2x वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2x हुआ तो नीचे 2x नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2 बार है, इट मीन्स 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 बार, 1 भी 2 बार आएगा तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, और नीचे भी हमारे पास यहाँ से 2 को रहने देते हैं कॉमन, क्योंकि ये 4x है तो अंदर मेरे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल होना ईजी हो जाएगा। अब इस तरफ क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, इधर भी चेक कीजिए, 2b और माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, और a डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इस क्या रहेगा हमारे पास 2a, और नीचे 2b और 2b, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा 2b, क्योंकि 4b आ रहा है। अब ये मैंने क्यों कॉमन लिया है, ताकि 2 मैं एज इट इज कैंसिल कर दूंगी, और यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2x, और इस तरफ a अपॉन 2b। मतलब लास्ट स्टेप क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, 2b को इस तरफ लाएंगे, 2b एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और उस तरफ a है और 2x है, अभी भी आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, 2 को भी कैंसिल करने के बाद क्या रह गया, bx स्क्वायर और यहाँ पर प्लस b, और इस तरफ यहाँ पर ये ax रह गया। अब bx स्क्वायर है, ax को इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूफ आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर शो करना था वो हम शो कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। अब इसमें 4 मार्क्स कहाँ पर, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, जहां पर आप पहली बार कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाकर 2 कॉमन लेके दिखा देंगे, यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि टीचर को पता है कि 2 तो आप कैंसिल कर लेंगे, तो इस स्टेप पे आपका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जब आप स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ की, तब आपको 1 स्टेप मिल जाएगा, और थर्ड स्टेप जब आप दोबारा कॉम्पोनेंट ठीक ढंग से कर लेंगे तब आपको मिल जाएगा, और 4 जब आप पूरा प्रूफ कर देंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये 4 मार्क्स का मार्किंग स्कीम है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, यानी कि सर्कल का क्वेश्चन। तो सर्कल का क्वेश्चन, सर्कल का और भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आया, और सर्कल वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सर्कल की थ्योरम्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उससे सर्कल के लिए हेल्प ले सकते हैं। और स्टार्टिंग से सारी थ्योरम्स अगर अभी तक भी आपने नहीं करी हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि सर्कल आपका कंपल्सरी सेक्शन में भी आएगा, तो अगर आप वहां अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके सीधे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए अगर बहुत अच्छा नहीं भी आता तो आप बी सेक्शन के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसको चॉइस में ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको सर्कल की कुछ सिंपल थ्योरम्स तो अच्छे से करनी पड़ेंगी। तो सर्कल्स की वीडियो मैंने बनाई हुई है, इनफैक्ट वो मेरे चैनल की शायद सेकंड ही वीडियो है, तो वहां से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। उसका स्टार्टिंग का थोड़ा पोर्शन आप स्किप कर देना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट आप थ्योरम्स अच्छे से कर लीजिएगा अगर आप सिर्फ सेक्शन ए में भी इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो यहाँ पर सर्कल आ गया। सर्कल की फिगर कॉपी करने के कोई मार्क्स नहीं होते, बट हमें कॉपी करने से पिक्चर क्लियर हो जाती है, इसलिए करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की बात अलग है, कंस्ट्रक्शन में तो आपको ड्रॉ करना ही आएगा, बट यहाँ तक जहां तक हम कर रहे हैं ये तो सिर्फ हमको प्रूफ करना होता है, तो इसमें हमें जरूरत नहीं होती फिगर कॉपी करने की। ए बी सी डी ई पेंटागन टाइप फिगर बन रही है, डायगोनल्स जा रही हैं पेंटागन की, और सेंटर अलग से है, सेंटर से डायगोनल्स नहीं जा रही हैं, सेंटर अलग से ओ पॉइंट यहाँ पे मार्क किया हुआ है। 2 एंगल्स गिवन है 30 डिग्री और इस तरफ 130 डिग्री, ये 2 एंगल्स हमारे को गिवन है। अब क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, O इज अ सेंटर, एंगल AD 30 हो गया, ABC 130 हो गया। सो हियर फर्स्ट एंगल वी नीड टू कैलकुलेट इज ACE, तो
सी और ई। तो ए सी ई के लिए सबसे पहले हमें ए और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास ए सी ई यहाँ पर आ गया। अब हमें देखना है हमें कौन से एंगल गिवन है। तो ये ए डी ई हमें गिवन है। अगर आप ए और ई पर फिंगर रखते हैं, ए और ई से अगर आप फिंगर देखेंगे तो ए और ई सी पर जा रहे हैं और ए और ई डी पर जा रहे हैं। तो ए और ई यानी कि सेम सेगमेंट ए ई आपकी जा रही है। तो इट मींस जो ए सी पे एंगल बन रहा है वही हमारा ए डी ई पे बनेगा। यहां से चेक कर सकते हैं दोनों नंबर सेम होंगे और बीच का नंबर चेंज हो रहा है। इट मींस ये क्या है, या तो सेंटर वाले एंगल बन रहे होंगे या फिर सेगमेंट पे। अगर बीच में ओ आ जाता तो मैं कहते कि हम डबल वाला थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पर तो सेम है, तो बस आप क्या लिखेंगे, सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर ऑफ इक्वल मेजर। तो आपको थ्योरम लिखने से हो रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट मींस यहाँ से किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के एंगल के इक्वल हो गए। तो ए सी ई की वैल्यू भी हमारे पास 30, ये से एंगल की वैल्यू भी हमारे पास 30 आ गई। नाउ नेक्स्ट हमें पूछा गया है AEC। AEC के लिए हमें थोड़ा इसको पूरे को चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ABCD, यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके चारों कॉर्नर्स आपको सर्कल पर दिखाई दे रहे हैं। तो चारों कॉर्नर सर्कल पर है तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। इट मींस मुझे यहां से ये एंगल मिल जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, ADC। हमें मांगा कौन सा हुआ है, AEC। तो पहले हम ADC, A डी और सी निकाल रहे हैं। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा, 180 माइनस अपोजिट एंगल 130 का दिया हुआ है। इट मींस 50 डिग्री। पर हम लिखेंगे क्या, एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको लिखना है सप्लीमेंट्री मींस उनका सम जो है वो 180 होगा, तभी आपने ये थ्योरम लगा पाए हैं। तो अब यहाँ से ADC का हमारे पास 50 आ गया, A D और C का 50 आ गया। क्वेश्चन में पूछा कौन सा है, A E और C। अगर ADC आ गया तो AEC मैंने अभी ऊपर वाले में बताया। तो अब AEC कितना हो जाएगा, जितना ADC है, क्योंकि जब AC कॉमन है तो E और D मींस हमारे सेम सेगमेंट वाले ही हैं। इट मींस ये अगर 50 आया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल पूछा उसने AEC, वो भी 50 आएगा। क्योंकि आप A और C पे आंख रखिए, A और C यहाँ पर जा रहे हैं, A और C यहाँ पर जा रहे हैं, दोनों फिंगर्स देखिए कहाँ जा रही हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 50 डिग्री का है। फिर आप सेम यही लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहाँ थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बाद हमारा एक एंगल रह गया EOC। अब पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास पूरा एंगल कौन सा आ गया। अगर मैं ये अगर मुझे बोला गया है EO और C निकालना है तो पहले मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो EOC को ज्वाइन करते हैं, तो E को O के साथ करना पड़ेगा और O को C के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो EOC हमारे पास तभी आएगा सेंट्रल का एंगल जब मेरे पास कॉर्नर का एंगल होगा, यानी कि EDC होगा। तो पहले EDC की वैल्यू को पता लगा लेते हैं। तो एंगल EDC कितना आ जाएगा, हम निकाल चुके हैं, ये भी 30 है और यहाँ पर अभी हमने ADC भी निकाल लिया कि 50 आ गया, ये 50 आ गया। इट मींस EDC कितना हो गया, 30 प्लस 50। आप इसका पहले नाम लिखिए कि EDA है देन ADC है, तो 30 और 50 इट मींस ये 80 डिग्री निकल गया। तो EDC 80 निकल गया। अब क्या बचा, EOC जो उससे मांगा है। EOC क्या होगा, सेंटर पे बन रहा है एंगल और EDC बाउंड्री पे बन रहा है। तो सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इट मींस EDC का डबल आ जाएगा। तो डबल मींस 2 into 80। इट मींस यहाँ पर आपका 160 डिग्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरम देनी है, कौन सी थ्योरम देंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर ये सारी थ्योरम्स आपको देनी है, तभी आप सर्कल की क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले पाएंगे। क्योंकि आपको बाकी के मार्क्स मिल जाएंगे बट फुल नहीं मिलेंगे। अब इसकी मार्किंग स्कीम देखिए, जब आपने पहला एंगल 30 का निकाल लिया था उसको यूज करके हमने जो आगे निकाला है, यानी कि ADC में बस 50 आ गया, तो यहाँ पर मुझे एक फर्स्ट मार्क मिल जाएगा जब हमने साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रूव करके ये फर्स्ट एंगल निकाल दिया। फिर उसके बाद जब हमने 80 का कैलकुलेशन दिखा दिया तो एक और मार्क हमारे मिलेगा। नेक्स्ट हमने इसका दिखा दिया तो एक और मार्क। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का है तो एक मार्क आपकी इन सब थ्योरम्स का है जो आपने ब्रैकेट में लिखनी है। तो एक मार्क आपको थ्योरम्स का मिलना है। अगर आपने थ्योरम नहीं लिखी है तो आपका क्वेश्चन में वैसे ही -1 हो जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट ने थ्योरम सारी लिखी हैं तो उसको पूरा 1 मार्क वो वाला मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट एंड द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, इट मींस आपका ओजिव ड्रॉ करना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3।
ओजिव ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ आपको नीटनेस चाहिए, ग्राफ पे स्केल अच्छे से ड्रॉ करना है आपने, पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, स्केल आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आपने लेना है, तभी आएगा। मेरा इतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो पहले तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 0 to 10 यानी कि क्लास इंटरवल दिया गया है, थोड़ा रफ अपना आइडिया के लिए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड देन 60 to 70। अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 10, 15, 13, 20, 9 एंड देन 7। फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने मीडियन निकालना है। इट मींस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मीडियन की सबसे पहला स्टेप होता है कि आप निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस आपको पता है कि आप मीडियन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही होगी तभी तो आपको मिडिल टर्म के बारे में आइडिया हो पाएगा कि मिडिल टर्म हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। आप एन निकालेंगे, एन आपका ठीक आ जाएगा, तभी तो आप n/2 तक प्रॉपरली कैलकुलेट करके पहुंच पाएंगे। तो n तक पहुंचना इसमें मेन है। तो अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर लिखिए। पहला नंबर हमारे पास एज इट इज आ जाता है, अगला इसको प्लस करेंगे तो 16, फिर इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 31, ऐसे आप प्लस करते जाइए। आपके पास 44, 64, 73 एंड देन 80। तो लास्ट नंबर आपके पास 80 आ रहा है, यानी इवन नंबर आ रहा है। तो इट मींस n हमारे पास आ गया 80। अब n आ गया तो हमें क्या निकालना है मीडियन के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए मीडियन मींस हम n/2th टर्म निकालेंगे, n/2th। इट मींस 80/2, इट मींस 40th टर्म निकालनी है हमने। अब 40th टर्म को हमें ओजिव पे देखना है, तो उसके पहले हमें ओजिव ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ओजिव ड्रॉ करने के लिए सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या लेना है वो भी आप दिखाएंगे, शो करेंगे कि हमने किस एक्सिस पे क्या लिया है। वाई एक्सिस पे हमेशा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल आएगा। अगर स्टूडेंट ने यही गलत ले लिया तो उसका वैसे भी ओजिव ठीक बनने वाला ही नहीं है। बट अब तक तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। उसके अलावा हम स्केल क्या चूज कर रहे हैं ये होता है, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल वो सब निकालना देखेंगे। तो अब क्योंकि मैंने नीचे क्या लिया है मार्क्स, यानी एक्स एक्सिस पे हमने मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल नीचे लेना है, और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरफ हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और इस तरफ क्लास इंटरवल लेना है, यहीं से, नहीं तो आपका ओजिव बाहर निकल जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे अगर आपने उल्टा ले लिया। उल्टा लेना तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो पहले अब सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स इसके साथ लेते जाइए। स्केल देखिए, पहले स्केल कहां से कहां तक हमारा जा रहा है। इसमें अगर हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो 0 से लेकर 70 तक है, तो 0 तो ऑलरेडी यानी कि 70 डिवीजन जाना है, तो हम 10-10 का ले सकते हैं। तो 0 से हमारे पास यहाँ 10-10 का, मैं अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, आप स्केल से लेंगे 10, 20, 30, जहां तक हमारा मैक्सिमम जा रहा है 70 तक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 70। अब इस तरफ की डिवीजन के लिए स्केल चूज कीजिए। आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है और मैक्सिमम आपकी 80 तक जा रही है। ये हमें बीच का स्केल चूज करना है, तो यहाँ पर भी हम 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम 80 तक ही जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन 80। वैसे हमें अच्छे से ग्राफ पे अगर ड्रॉ करना है तो 1-2 स्टेप हमें आगे का मार्क भी इसका करना होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको ये बताई हुई है बात। अब हम इसका पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे। पॉइंट प्लॉट करने के लिए यहाँ की अपर हमने लिमिट लेनी है और यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। 10 पे 6, तो हम नीचे से 10 लाएंगे और यहाँ से 6 लेंगे, तो ये टोटल 10 है, तो इसमें ये 5 और 5 से थोड़ा सा ऊपर हमने जाना है, तो इट मीन्स मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 10 पे 6। फिर इसी तरह से आप लेते जाएंगे, 20 पे 16 है, तो पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन 80। अब यहाँ पर 20 पे आपके पास 16 है, 20 पे आ जाइए और 16 यहाँ 15 से बस एक डिजिट ऊपर जाना है, तो इट मीन्स मेरा यहाँ कहीं आएगा। फिर 30 पे हम आ गए, 30 पे 31 है, तो 30 पे 31 मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर 31 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 40 पे 44 और 40 तक आ गए हम यहाँ से, और 40 के 44 मतलब हमें और उसके
हाफ से थोड़ा सा नीचे रहने देना है 44। देन नेक्स्ट हमारा 50 पे 64, 50 पे 60 तक आ गए हम और 60 से ऊपर तक जाना है हमारे को 64 अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ मैं। फिर 60 पे 73, 60 एंड देन 70 एंड 73 में उससे थोड़ा सा और ऊपर, देन 70 पे 80, 70 पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 80। तो ये हमारा ओजिव बन जाएगा। फ्री हैंड ओजिव ड्रॉ करना है, किसी स्केल से नहीं मिलाना आपने, फ्री हैंड ही होना चाहिए बट स्मूथ होना चाहिए, ये नहीं कि उस पर ज्यादा आप बेंड लेंगे लाइन के ऊपर। तो लगभग कुछ इस तरह से आपके पास ओजिव आ जाता है, ऐसे बन के, ऐसे गांधी जी का चश्मा जैसे हम पहले बनाते थे ना, वैसा वाला शेप आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही वाला ओजिव है। तो अगर आपने सही से ड्रॉ किया है तो वो अप्रोक्सीमेटली यही वाली शेप आपके पास आ जाती है। अब हम इसके पास, अब इसके अंदर बाकी की कैलकुलेशन हमने करनी है, तो हमने ये देखना है कि हमने क्या क्या निकालना है। जैसे हमारे पास लोअर क्वार्टाइल हो गया, पहले तो हमने मीडियन शो करना था, अभी तो मीडियन के लिए हम कर रहे थे, तो 40th टर्म पे आ रहे हैं हम। 40th टर्म मींस मेरा यहाँ आगे आ जाएगा। अब यहाँ से हम स्केल लेंगे, स्केल से डॉटेड लाइन हम लेंगे, ओजिव तक पूरा जाएंगे, एरो यहाँ लगाएंगे, फिर इस और एरो को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, जहां से जहां इसको ओजिव को मीट करेगा वहां से आप नीचे लेकर आ जाएंगे, और जहां ये इस एक्सिस को मीट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, वहां पर देखिए और अपनी उस वैल्यू को लिखिए। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास मीडियन आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 36.5 आ रही है। तो ये हमारी मीडियन की वैल्यू हो गई, यानी हम इसको क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोअर क्वार्टाइल की। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हमारे पास क्या है, लोअर क्वार्टाइल मींस n अपॉन 4th टर्म हमने लेनी है। तो n कितना आया था हमारे पास 80, तो 80 का मतलब हमारी 4th टर्म कितनी हो जाएगी, 4th टर्म मींस 80 अपॉन 4 यानी कि 20th टर्म। तो 20th के लिए हमें कहां से आना है, 40 के नीचे यहाँ पर आ जाइए 20 पे, तो 20 से आप इस तरह से जाएंगे, फिर 20 से आप नीचे आ जाइए ओजिव को टच करने के बाद, तो इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू है 23। तो यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 की वैल्यू आ गई 23। अब हमने अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू डायरेक्टली हम जो भी वैल्यू आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आप अंदर भी लिख सकते हैं 3n डिवाइडेड बाय 4th, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आपके पास 60th टर्म हो जाएगी। टर्म है, इसके आगे टर्म हमने लिखना है 60th टर्म। अब 60 से हम आएंगे, 60 से ओजिव तक पूरा जाएंगे और फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे। तो 60 से टच कराने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको स्केल से करना है ये सब कुछ, ताकि आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज आए। तो 50 से थोड़ा सा पहले आपके पास आंसर आ रहा है 48.5। तो अपर क्वार्टाइल हमारे पास आ जाएगा 48.5, जिसको हम किससे दिखाते हैं, Q3 से। तो Q3 हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 48.5। अब हमें निकालना क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1, यानी इसमें से 48.5 में से 48.5 माइनस 23 कर देंगे, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी आपके पास। कितना आ रहा है इसका आंसर, 25.5 आ रहा है। अब लास्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 45। अब मार्क्स कहाँ है हमारे, नीचे हैं, तो मोर देन 45 हमारे को नीचे से लेना पड़ेगा। तो 40 और 50 के बीच में यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे, जहां ये ओजिव को टच करेगी वहां से आप इस तरफ आ जाएंगे। तो आप इस तरफ आएंगे तो लगभग ये आपका 50 के एक डिजिट सिर्फ ऊपर जा रहा है, 51, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका, इट मीन्स ये 51। तो क्या 51 मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं, उसने बोला मोर देन 45। मोर देन 45 मीन्स ये मेरा 45 था, 45 से उधर वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, 45 से आगे वाले, तो जिनके मार्क्स इससे आ गया, तो कौन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो यहाँ इससे ऊपर है, मैक्सिमम हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, 70 तक, तो उसमें से हम पहले इसको माइनस कर देंगे, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 तक जा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे थर्ड सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट के लिए हम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45 के लिए पूरा शो करेंगे। क्या शो करेंगे आप, 80 टोटल हैं, उसमें से 51 स्टूडेंट्स के हैं सिर्फ ज्यादा वाले नंबर, तो कितने स्टूडेंट हो गए टोटल, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, यहाँ से 29 माइनस करेंगे तो आपके पास 29 आ जाएगा। तो 29 आपके स्टूडेंट्स हैं जिनके 45 से ऊपर के मार्क्स हैं। आपने ध्यान रखना है, जब आप मीडियन निकाल रहे हैं, जब आप Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, तो आप एरो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, आप अपर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो एरो इधर लेके जाएंगे और फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये एरो तीनों नीचे की तरफ होने हैं। और जब आप मार्क्स ले रहे हैं तो 45 वाले मार्क्स ले रहे हैं, तो 45 से ऊपर आए हैं तो आप यहाँ आएंगे और ये एरो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तभी टीचर को पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में थरो नॉलेज है। अब आते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के ऊपर।
इसकी मार्किंग स्कीम में आपको कहाँ कहाँ पर कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ओजेफ की मार्किंग थोड़ा डिफिकल्टी होती है। वैसे भी ये 5 मार्क्स में आपके पास आया हुआ है, तो 36.5 मार्क्स हमने स्टार्टिंग में निकाला था इसका, जो पहला हमारा ये मीडियन निकल गया 36.5, तो यहाँ आने पर हमारे को 1 मार्क मिल जाएगा जब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करके 48 टर्म के अगेंस्ट इसको लिख देंगे कि 36.5 आ गया मेरा, ये मार्क्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ पर मेरे को 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद जब हमने लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल दोनों ठीक निकाल ली और हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज ठीक निकल गई 25.5, तो हमारे को 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने माइनस करके शो कर दिए 29, तो 1 मार्क हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। और एक पूरा स्मूथ कर्व जब हमने बनाया तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा। अब बाकी का 1 मार्क कहाँ जाएगा, बाकी का 1 मार्क जाएगा आपका कि कर्व आपका कितना स्मूथ बना है और आपने ऊपर स्केल लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप यहाँ पर उस कॉर्नर में ये नहीं लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपने किस स्केल को चूज किया, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लिए गए हैं, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर इस एक्सिस पे हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो भी कितने हैं, 10 है, तो 10 स्टूडेंट्स। तो ये पूरा अगर आप लिखेंगे, यहाँ आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है या मार्क्स क्लास इंटरवल, और यहाँ ये दोनों, तो इन सब का आपको मिला करके 1 मार्क और मिलेगा। तो इस तरह से आपके इसके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी अगर आपको चाहिए रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे लिख सकते हो कि मैम जरूरत नहीं है, मत बनाइए, मत मेहनत कीजिए। थैंक यू।